हेलो एवरीवन, वेलकम टू वत्स एजुकेशन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें सबसे पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंडरस्टैंड किया था, वैसे ही है मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया। आपके पास कोई पर्टिकुलर एरिया है, उसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, पर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए उस पर्टिकुलर एरिया के। उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया नॉर्मली मीन्स परपेंडिकुलर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है? देखो, इस चीज को हम इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मान लो कि ये आपके पास कोई एरिया है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कैसे पास कर रही हैं? इस तरह से। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर एरिया नॉर्मली। वो वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस एरिया से पास कर रही हैं परपेंडिकुलर टू दैट पर्टिकुलर एरिया, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मान लो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये एरिया आपके पास परपेंडिकुलर टू दिस एरिया मींस इस तरह से है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से पास कर रही हैं इस एरिया के परपेंडिकुलर, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखो, अगर हम थीटा ले रहे हैं एंगल बिटवीन किस किस के? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब देखो, ये आपके पास कोई भी एरिया है, ठीक है। अब किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर फाइंड आउट कैसे करते हैं हम? क्या होता है? परपेंडिकुलर टू दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। अगर ये आपके पास आपने एरिया कंसिडर किया हुआ कोई, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा? परपेंडिकुलर टू दिस एरिया मींस इसी डायरेक्शन में। क्लियर है? ओके, तो देखो, अब इस एरिया का एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कैसे कह रहे हैं हम? जो परपेंडिकुलर है इस एरिया से, ऐसे करके पास कर रही है परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इस एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। जब ऐसी कंडीशन होती है तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उस एरिया से पास। व्हेन एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, जो भी आप एरिया ले रहे हो उसका जो एरिया वेक्टर है उसके और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, उन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा उस एरिया से। इसी से क्लियर हो रहा है? क्लियर है? अब देखो, अगर हम कहें अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री बन जाता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? हमने क्या कहा? थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड, तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कैसी है? अब ये एरिया है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो ये वाली होगी, परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, ठीक है। अब ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, हम क्या कह रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे पास कर रही हैं? इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड या तो अपवर्ड डायरेक्शन में, इस तरफ को है, ऊपर को, ठीक है। तभी क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री। तो उस वाले केस में क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड अब इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एरिया से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास ही नहीं कर रही हैं। हमने क्या कहा था? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है परपेंडिकुलर होनी चाहिए उस एरिया वेक्टर के, ठीक है। तो अब तो क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही है पैरेलल टू दिस, है ना, इस पूरे एरिया के, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी? 0। देखा, वो वैसे भी पता चल रहा है। देखो, अब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है ऊपर को, ठीक है, और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक जो भी आपके पास
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो उस पर्टिकुलर एरिया से तो बहुत ही कम पास कर ही नहीं रही हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी उस केस में? 0 होगी। आपको हमेशा याद रखना है थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे आते हैं, मान लो ये आपके पास कोई एरिया है, ठीक है। अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है आपके पास, ये वाली डायरेक्शन किसकी है? मैग्नेटिक फील्ड की, बी की, ठीक है। अब ये एरिया है, एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा इसका वो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, इस डायरेक्शन में होगा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। क्लियर है ना? अब अकॉर्डिंग टू जो आपके पास डेफिनेशन है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? इसे हम देखो फाई से डिनोट करते हैं। अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना है तो आप फाई एम भी राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है, उसको आप फाई ई से डिनोट करते हो, तो फाई एम हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं उस पर्टिकुलर एरिया से। पर कंडीशन क्या है कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर टू दैट एरिया, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो यही होगी, परपेंडिकुलर टू दिस, और इनके बीच का एंगल क्या बन रहा है? मान लो थीटा डिग्री बन रहा है, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट लेंगे? देखो, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला हो गया बी कॉस थीटा और ये हो जाएगा बी साइन थीटा। पर हमें तो कौन सा कंपोनेंट चाहिए? जो परपेंडिकुलर हो किसके? एरिया के। ये वाला एरिया, इसके परपेंडिकुलर कौन सा है? ये वाला कंपोनेंट। तो बी कॉस थीटा लेंगे हम, बी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय एरिया, ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। यही मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है। तो फाई एम को हम राइट डाउन कर सकते हैं बी ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट बी डॉट ए, हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं इसको। क्लियर हो गया? वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये आपको हमेशा याद रखना है। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं, वो वाला एंगल है थीटा। क्लियर है? अब देखो, यहीं से क्लियर हो रहा है, अगर हमने एक्सप्लेन भी किया पहले कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा जब, देखो, ये एंगल कितना होगा यहाँ पे? 0 डिग्री। थीटा एंगल कौन सा होगा? 0। तभी क्या हो जाएगा? जो फाई एम है वो किसके बराबर होगा? बी ए के बराबर, बिकॉज कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। और ये कब पॉसिबल है? जब जो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसके पैरेलल है? एरिया वेक्टर के। एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है। उनके बीच का एंगल क्या बन रहा है? 0 डिग्री। और मिनिमम कब होगी? जब ये वाली वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 डिग्री। मीन्स जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा किसके? एरिया वेक्टर के। इस तरह से होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो cos 90 क्या हो गया? 0। तो फ्लक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। आई थिंक आपको क्लियर है। ओके। अब देखो, जो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमेशा याद रखना है, वो क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी है ये, ठीक है। अब इसके डायमेंशंस की बात करें, कई बार देखो 1 या 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ जाता है, डायमेंशंस किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? हमें पता है F इक्वल टू किसके बराबर होता है? क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। यहां से B मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी F डिवाइडेड बाय क्यू वी साइन थीटा। क्लियर है यहां से? ओके। अब देखो, B की वैल्यू यहां है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? फाई इक्वल टू बी इंटू ए। तो फाई की वैल्यू आ जाएगी, B की वैल्यू आप यहां से डाल दो, F डिवाइडेड बाय क्यू वी साइन थीटा, साथ में एरिया। अब इनके डायमेंशंस हमें आते हैं। देखो, फोर्स का हमें आता है, फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं? MLT-2। और एरिया के कैसे ले लेंगे हम? L स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी V के ले लिए हमने ये वाले LT-1, ये हमें पता है ना। अब देखो, चार्ज की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो। करंट कितना, क्या किसके बराबर होता है? चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। और यहां से आपके पास चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी? करंट इनटू टाइम। और करंट को हम किस में लेते हैं? एम्पेयर में। एम्पेयर में, और टी की जगह आ जाएगा टाइम। तो इसके क्या आगे? क्यू की जगह हम AT राइट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है आपको ये? ठीक है। अब देखो, M वैसे रह गया, L यहाँ पे 1 है, L की पावर 2 है, L 3 बन जाएगा, T-2 हो गया, डिवाइडेड बाय, यहाँ से देखो T और T तो कैंसिल आउट हो गए, नीचे क्या रह गया? सिर्फ A इंटू L, ठीक है। एक L से एक L कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई M L स्क्वायर, T-2 वैसे ही रहा, A ऊपर चला जाएगा तो A-1। ये इसके डायमेंशंस हो गए। क्लियर है?
वैसे ही देखो, अब अगर हम एसआई यूनिट्स की बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं वेबर। क्या होते हैं? वेबर। और 1 वेबर किसके बराबर हो जाएगा? देखो, फाई किसके बराबर होता है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बराबर। मैग्नेटिक फील्ड के हो गए टेस्ला और एरिया के क्या हो गए यूनिट्स? मीटर स्क्वायर। तो 1 वेबर किसके बराबर आ जाएगा? टेस्ला मीटर स्क्वायर। ये इसके एसआई यूनिट्स हो गए। और सीजीएस यूनिट्स क्या होते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के? उसको हम बोलते हैं मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल होते हैं इसके सीजीएस यूनिट्स। आपको हमेशा याद रखना है 1 वेबर किसके बराबर होता है? 10⁸ मैक्सवेल। कई बार ये न्यूमेरिकल्स में आप जब सॉल्व करोगे तो उसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा 1 वेबर किसके बराबर होता है? 10⁸ मैक्सवेल। देखो, जो भी ये वाला चैप्टर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उससे पहले हमें मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी था, बिकॉज अगर हमें मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पता होगा तभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।